झेलम की लड़ाई, ये नाम सुनते ही सिकंदर महान की वो शानदार जीत याद आती है ना? उनकी आखिरी और सबसे बड़ी जीत। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी सादी है जितनी हमें बताई गई है? चलिए आज इसी मशहूर कहानी के पन्ने पलटकर देखते हैं कि सच आखिर है क्या। ये तस्वीर तो लगभग सबने देखी होगी, कहानी भी सुनी होगी। एक तरफ है राजा पोरस जो हार तो गए लेकिन झुके नहीं, और दूसरी तरफ है एक महान विजेता सिकंदर जो उनकी बहादुरी का सम्मान करता है। बिल्कुल यही वो कहानी है जो हमें हमेशा से सुनाई गई है। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। सिकंदर के अपने इतिहासकारों ने, चाहे वो यूनानी हो या रोमन, इस बात को बार बार लिखा है और लिखते लिखते इसे एक ऐसी सच्चाई बना दिया जिस पर, सच कहें तो, आज तक ज्यादा सवाल ही नहीं उठे। तो सबसे पहले आइए उस कहानी को ही ठीक से जान लेते हैं जो हम सुनते आए हैं। बात है मई 326 ईसा पूर्व की। जगह झेलम नदी का किनारा, जहां इतिहास की सबसे जबरदस्त लड़ाइयों में से एक लड़ी जाने वाली थी। कहानी में होता क्या है, सिकंदर तूफानी मानसून में रात के अंधेरे में नदी पार कर लेता है। फिर वो पोरस की उस डरावनी सेना का सामना करता है जिसके पास खतरनाक युद्ध हाथी थे। राजा पोरस बहुत बहादुरी से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं, और आखिर में सिकंदर उनकी हिम्मत देखकर उन्हें उनका राज्य वापस कर देता है ना? बिल्कुल एक फिल्मी कहानी, एक परफेक्ट जीत की परफेक्ट स्टोरी। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना ही परफेक्ट था? क्या हो अगर इस परफेक्ट जीत की कहानी के पीछे एक बिल्कुल ही अलग, एक ज्यादा उलझी हुई सच्चाई दबी हो? देखिए, किसी भी कहानी का सच जानना हो ना, तो सबसे पहले ये पूछना जरूरी है कि कहानी सुना कौन रहा है। एक मशहूर कहावत है, इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, और झेलम की लड़ाई की ये कहानी भी इसी कहावत का एक सटीक उदाहरण है। और ये बात शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन ये सच है। इस लड़ाई के बारे में हमें एक भी भारतीय सोर्स, एक भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिलता। जी हाँ, एक भी नहीं। जो कुछ भी हम जानते हैं वो सब का सब सिर्फ एक तरफ की कहानी है, सिकंदर के लोगों की कहानी। इसे इतिहासकार एलेक्जेंड्रियन हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। मतलब ये इतिहास सिकंदर के अपने ही लोगों ने लिखा था, और वो भी लड़ाई के फौरन बाद नहीं, बल्कि कई साल, कई दशकों बाद। अब जरा सोचिए, ऐसे में कहानी को तोड़ा मरोड़ा जाने की कितनी ज्यादा संभावना होगी। चलिए दो सबसे बड़े गवाहों को ही देख लेते हैं। एक है टॉलमी, सिकंदर का जनरल। ये साहब अपनी ही तारीफों के पुल बांधने के लिए मशहूर थे। और दूसरे हैं एरिस्टोबुलस, सिकंदर के इंजीनियर, जो एक नंबर के चापलूस माने जाते थे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों की बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए? और अगर अब भी कोई शक है तो जरा इन गवाहों के दिए नंबरों पर एक नजर डालिए। ये लोग इस बात पर भी एकमत नहीं है कि पोरस की सेना आखिर थी कितनी बड़ी। कोई कहता है 20,000 सैनिक थे, तो कोई कहता है 50,000 से भी ज्यादा, कोई कहता है 85 हाथी थे, तो कोई 200 से भी ज्यादा। मतलब इतना बड़ा अंतर, ये साफ बताता है कि इनकी बातों में कितना दम है। तो जब कहानी सुनाने वाले ही भरोसे के लायक न हो, तो फिर हमें खुद लड़ाई की हकीकत पर सवाल उठाने होंगे। क्या जो कुछ भी बताया गया वो असल में मुमकिन भी था? सिकंदर का नदी पार करना, इसे हमेशा एक जीनियस प्लान की तरह बताया जाता है। लेकिन जरा इस नक्शे को देखिए, ये कोई जीनियस प्लान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक, एक डेस्परेट जुआ था। बस एक बार सोचकर देखिए, मॉनसून का मौसम, नदी उफान पर है, चारों तरफ घना अंधेरा, पानी का बहाव बहुत तेज है, और ऐसे में 11,000 सैनिक और 5,000 घोड़ों को नदी पार करवानी है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि दूसरे किनारे पर दुश्मन हथियार लेकर तैयार खड़ा है। ये कोई आसान काम नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था। और फिर वही सवाल, पोरस की सेना का साइज याद है? डायोडोरस ने कहा था 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, वहीं प्लूटार्क कहता है सिर्फ 20,000। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि पोरस की ताकत को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था। लॉजिक बहुत सिंपल है, दुश्मन को जितना ताकतवर दिखाओगे, उस पर मिली जीत उतनी ही बड़ी और शानदार लगेगी। कहानी को मजेदार बनाने का ये एक पुराना और असरदार तरीका है। लेकिन असली कहानी और शायद सबसे बड़ा सबूत लड़ाई के बाद जो हुआ उसमें छिपा है। क्योंकि जो हुआ वो किसी भी तरह से एक जीत वाली कहानी से मेल नहीं खाता।
जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। लड़ाई खत्म होती है और अगले ही महीने सिकंदर हारे हुए राजा पोरस को उसका राज्य तो लौटाता ही है, साथ में और भी इलाके दे देता है। फिर 1 महीने बाद सिकंदर की अपनी जीतने वाली सेना बगावत कर देती है और कुछ ही महीनों में सिकंदर हमेशा के लिए भारत छोड़कर चला जाता है। क्या ये हरकतें किसी विजेता की लगती हैं? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? किसी बड़ी जीत का नतीजा तो और आगे बढ़ना होता है और जीत हासिल करना होता है, न कि उल्टे पांव जल्दबाजी में वापस लौटना। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सिकंदर के जाने के बाद क्या होता है। पोरस, वो राजा जिसे हरा हुआ बताया गया, वो उस पूरे इलाके का सबसे ताकतवर राजा बन जाता है। मतलब लड़ाई के बाद उसकी ताकत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या हमें जीत शब्द का मतलब ही दोबारा नहीं सोचना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़ाई एक तरफा जीत हार का मामला थी ही नहीं? चलिए देखते हैं कि आखिर दोनों को मिला क्या। सिकंदर को क्या मिला? उसकी कभी ना हारने वाली इमेज बच गई और उसे भारत से सुरक्षित निकलने का रास्ता मिल गया। और पोरस को क्या मिला? उसे अपनी गद्दी, अपनी सेना वापस मिली। इतना ही नहीं, उसका राज्य पहले से भी बड़ा हो गया और वो इलाके का सबसे बड़ा पावर बन गया। तो ये जीत हार कम और एक तरह का समझौता ज्यादा लगता है ना? और ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है। आज के दौर के इतिहासकार भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। जैसा कि शिवा साईराम ने कहा है, लड़ाई के अंत तक पोरस और सिकंदर दोनों को ही विजेता माना जा सकता है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक इतनी बड़ी, इतनी भयंकर लड़ाई हो और उसमें कोई भी ना हारे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीत और हार के हमारे अपने मतलब पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है।